पिछला वीडियो में घोड़ा तक हो गया था। इस वीडियो में घोड़ा के आगे से एओहिपस, फिर मीज़ोहिपस, फिर मेरिचिपस, फिर प्लायोहिपस और फिर इक्वस। पांचों घोड़ा पढ़ लिए थे पिछले बार। अब की बार उसके बाद, ठीक है। तो व्हाट इज़ फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री। इसका पहले मैं वो भी खोल लूँ साथ साथ, क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस, ताकि आसानी हो। सही। खुल गया। नाइस। तो डायनासोर है, उसके बाद फिर अपना सारा एनालॉजी होमोलॉजी है। डायनासोर के बाद एनालॉजी होमोलॉजी है, और एनालॉजी होमोलॉजी के बाद फिर अपना इवोल्यूशन में सारा थ्योरी है, जो भी साइंटिस्ट लोग कल है। और फिर साइंटिस्ट लोग के बाद अपना जो लास्ट में फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, और वो क्या कहते हैं, ह्यूमन, लास्टली। तो आज ये ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद डीएनएफ पढ़ेंगे फिर। Phylogeny: the principle that states if the rock strata at a location have not been disturbed, the lowest stratum was formed before the strata above it. Successive strata are newer and most recent strata is one of the top. ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब लिख लो स्टार दे के, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज क्या है? एंसेस्ट्रल द प्रिंसिपल दैट शेड्स विद द रॉक स्ट्रेटा, मतलब रॉक का लेवल का, रॉक लेवल का रिलेशन डेट के साथ ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। द एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स अमंग द और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फाइलोजेनी। एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को फाइलोजेनी कहते हैं। डायनासोर्स, तो डायनासोर्स करते हैं और इसको साथ साथ लिखते भी जा रहा हूँ मैं, ठीक है। डायनासोर्स है, डायनासोर्स के बाद क्वेश्चन है, फिर डेटिंग मतलब है थोड़ा सा, और फिर क्वेश्चन है, और फिर क्वेश्चन के बाद फिर अपना सारा थ्योरी वगैरह आ जाएगा। तो उसमें भी अच्छा टाइम लग जाएगा, 1 घंटा थ्योरी में ही लगेगा। डायनासोर्स, dinosaurs got extinct from earth and their skeleton are being found from different areas of earth. Even some present organisms resemble the extinct dinosaur in structure, and which indicates that these modern organisms have evolved from dinosaurs. It will be more clear from the following figure. देखो ये सारा का सारा ना जो लिखा हुआ है, ये सारा का सारा एनसीईआरटी में है तो नहीं लिखा हुआ, मगर पूछता है। ये सब का सब लिख लो। जैसे क्या है, ट्राइसेराटॉप्स, ट्राइसेराटॉप्स जिसका टॉप पे ट्राई कुछ हो, तो उसका टॉप यानी थ्री हॉर्न फेस, थ्री हॉर्न फेस। और हर्बीवोर था ट्राइसेराटॉप्स, हाँ ये तो पीछे भी है। हाँ ट्राइसेराटॉप्स हर्बीवोर था। फिर है टायरानोसोरस, टायरानोसोरस, ठीक ना, टायरानोसोरस है। फिर यह कार्निवोर, मतलब मांस खाता है, और बाईपेडल मतलब इंसान की तरह दो पैर पे चलता है। तो ट्राइसेराटॉप्स और टायरानोसोरस। टायरानोसोरस रेक्सी है, वही है मतलब। टेराडोन, द फ्लाइंग रेप्टाइल, एक्सटिंक्ट हो चुका है। फ्लाइंग रेप्टाइल, ये ध्यान रखने का बात है, फ्लाइंग रेप्टाइल था ये, फ्लाइंग रेप्टाइल, ये याद रखना। क्रोकोडिलियन भी इम्पोर्टेंट है। लिविंग थेकोडोंट रिप्रेजेंटेटिव, लिविंग थिकोडोंट, थिकोडोंट, वो जो अपना पढ़े थे डायजन में, वही है, ठीक है, वही वाला थिकोडोंट है, हाँ वही है। थिकोडोंट रिप्रेजेंटेटिव, लिविंग थिकोडोंट रिप्रेजेंटेटिव। फिर आ गया आर्केओप्टोरिक्स, आर्केओप आर्काएओपटेरिक्स, ठीक है। मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक का ध्यान रखना और कनेक्टिंग लिंक का ध्यान रखना। अच्छा आर्केओप्टेरिक्स को रिवाइज कर सकते हैं हम लोग कि उसमें क्या था, वीडियो पॉज कर लो। फिर आ गया स्टेगोसोरस, स्टेगो, अच्छा स्पेलिंग भी ध्यान रखना, जैसे टायरानोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स, स्पेलिंग भी थोड़ा ध्यान। स्टेगोरेसोरस, स्टेगोरेसोरस हर्बीवोर, वेरी लार्ज इन साइज था। प्लेट बैक्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्लेट बैक्ड एंड स्पाइक्स एट द एंड ऑफ द टेल। ये सब इसीलिए लिखना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में खाली फ़ोटो दिया हुआ है, और फोटो दे रखा है तो
ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगा 8 डेज में, क्योंकि सिर्फ फोटो है तो, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फोटो देख के ही बताना है। एंड द एंड ऑफ टेल। ब्राचियोसोरस बहुत बड़ा होता था। ब्राचियोसोरस, ब्राचियोसोरस, ठीक है। अर्ली लॉन्ग नेक्ड प्लांट ईटर, लॉन्ग नेक्ड प्लांट ईटर, हर्बीवोर था। टायरानोसोरस को छोड़ के अपने सिलेबस में सब हर्बीवोर है, टायरानोसोरस को छोड़ के, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन पूछ देगा तो, ठीक है। ब्राचियोसोरस, अर्ली लॉन्ग नेक्ड प्लांट ईटर, quadruped with a long tail, with a long tail. The given figure shows Tyrannosaurus, Stegosaurus, ठीक है, हाँ फोटो से पता चल जाए। ट्राइसेरोटॉप्स वही पता चल जाए जिसका 3 है ठोपा पे, और टायरानोसोरस और ब्राचियोसोरस। फिर टेरोडोनो जो फ्लाइंग रेप्टाइल है, क्रोकोडेलियन है जो कि थेकोडोंट का रिप्रेजेंटेटिव, आर्कियोटेरिस का मिसिंग लिंक है, ठीक है। ये तो आसान था। Only Archaeopteryx belong to class Aves. Others are figure below class belong to class Reptilia. तो आर्कियोप्टेरिक्स भाई डायनासोर नहीं है, मतलब डायनासोर है लेकिन वो डायनासोर रेप्टिलियन नहीं है। आर्कियोप्टेरिक्स बिलोंग टू क्लास एवी। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास एवीज, ठीक है, इट बिलोंग्स टू क्लास एवीज, आर्कियोप्टेरिक्स। सारे डायनासोर रेप्टाइल नहीं थे, आर्कियोप्टेरिक्स ऑब्वियसली आर्कियोप्टेरिक्स एवीज था। The given figure tries to explain that dinosaurs all extinct now. Pterodon extinct, Crocodile all living. Archaeopteryx distinct, and all have evolved from same common ancestor. ठीक है, सेम कॉमन एंसेस्टर। क्यों? क्योंकि ये देखो इन लोग के बैकग्राउंड में अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह का कुछ मुकुट सा कुछ दिख रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ होगा जो कि इन सब के बहुत, ये टाइमलाइन है जो ब्लैक वाला है ना, एक्चुअली में टाइमलाइन में बता रहा है कि मतलब ये टाइम में इस टाइम में आ गया, फिर ये बहुत लेट आया, ये भी बहुत लेट आया, ये लोग पहले आया और ये बहुत पहले आया। इन सब का कॉमन सिस्टर एक ही था, ठीक है, जो भी है। कहने का मतलब यही था इसका। अब मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ फॉसिल, द टाइम डेटिंग ऑफ फॉसिल, ये बस एक पेज का है, आधा पेज एक्चुअली। देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग, ठीक है। तो लिखो टू वेज ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, एज ऑफ फॉसिल्स। टू वेज ऑफ फाइंडिंग एज ऑफ फॉसिल्स, टू वेज ऑफ फाइंडिंग एज ऑफ फॉसिल्स। नंबर 1, रिलेटिव डेटिंग। नंबर 2, रेडियो एक्टिव डेटिंग। Relative dating, radioactive dating. Relative dating. In this method, we dig the earth and start finding the fossils, and it is reasonable to support the fossils we find closer to the surface are more recent than the fossils we find in the deeper layers. Hence, this method we can guess. तो रिलेटिव डेटिंग में सिंपली ये लिख दो, एरो देके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, लिख दो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एरो देके, रिलेटिव डेटिंग के साथ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही रिलेटिव डेटिंग है, ठीक है। इन दिस मेथड डिग अप द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग, हाँ सेम है। रेडियो एक्टिव डेटिंग, ये मेन चीज़ है, यहीं से क्वेश्चन आता है अपने बुक में। All organic matter on the earth is made up of various elements, each having its own atomic number. Additionally, elements may exist in different isotopes. For example, C12 and C14 are isotopes of carbon element. Now, C14 is a radioactive isotope, hence unstable. ठीक है, C14 is a radioactive isotope. C14 radioactive, बस इतना लिख दो, isotope, radioactive isotope, hence unstable. ये भी लिख दो। पूछ दिया which of the following isotopes are carbon is unstable, therefore unstable, ब्रैकेट में लिख दो। रेडियो एक्टिव है तो अनस्टेबल है, ठीक है। अब क्या है, C12 is a stable isotope and we know that naturally occurring unstable isotopes decay over the course of time at a steady rate and produce non-reactive isotopes of the other elements. हाँ ये भी है, सही बात।
This steady rate is known as half-life rate. Half-life of that isotope usually given in units of years. Taking that into consideration, this half-life of the radioactive isotope, we can calculate the number of observed abundance of the radioactive isotope and decay product in the fossil rock we are studying. ठीक है, this is the principle of radioactive dating. अब क्या है, commonly employed methods of the we use for the following isotopes. ठीक है, नंबर वन पोटेशियम 40, पोटेशियम 40, और ये बनाएगा आर्गन 40, और फिर है कार्बन 12, C14, सॉरी, ये बनेगा नाइट्रोजन 14। अब है यूरेनियम 238, ये बना देगा लेड Pb 207। Half life of carbon 14 is approximately 5730 years, which means in every 5730 years half life of C14 will decay back or to नाइट्रोजन। ठीक है, हाफ ऑफ द C14। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं उतना, बस डेट याद रखना जरूरी है। C14 कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स अप टू 70,000 ईयर्स ओल्ड। हाफ लाइफ ड्यूरेशन ऑफ दिस बिलियन इतना ही है, सो इट इज एप्लीकेबल टू ओल्ड रॉक्स। अब देखो, लिखो इसको ऐसे, स्टार देखे, हाफ लाइफ ऑफ C14, हाफ लाइफ ऑफ C14 इज, और लिख दो 5730 ईयर्स, और सी फिर लिखो नीचे उसको जस्ट C14 कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स अप टू 70,000 ईयर्स ओल्ड। हाफ लाइफ ऑफ पोटेशियम, फिर लिखो स्टार देगा, हाफ लाइफ ऑफ पोटेशियम 40 is 1.3 billion YRS। ठीक है, सो दिस मेथड is applicable to old rocks। Coprolites are fossil of excreta that got preserved during course of evolution। ये आगे भी है लेवल 2 में, मगर यहीं पे लिख लो, coprolites are fossils of excreta that got preserved during evolution course of evolution, जो भी लिख दो, evolution। ठीक है, तो दो तरीका था, रिलेटिव डेटिंग, आइसोटोप रेडियो एक्टिव डेटिंग। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये रिलेटिव डेटिंग है। रेडियो एक्टिव डेटिंग इंपॉर्टेंट है। C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, अनस्टेबल आइसोटोप है C14 रेडियो एक्टिव। ठीक है, पोटेशियम K40 आर्गन 40 बना देता है C14 914, और यूरेनियम 238 बना देता है Pb 207। हाफ लाइफ ऑफ C14 इज 5730 ईयर्स। C14 कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स अप टू 70,000 ईयर्स ओल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लो और सबका ईयर याद रख लो। C14 का क्या है, हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है, और कैन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स अप टू 70,000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ K40 पोटेशियम इज 1.3 बिलियन ईयर्स, सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ओल्ड रॉक्स। ठीक है, ओल्ड रॉक्स के लिए K40 का यूज़ करते हैं हम लोग। और कॉप्रोलाइट्स हो गया वो जो इन लोगों का प्रिजर्व हो गया, एक्सक्रीटा। The fossils of Archaeopteryx are connected in between obviously reptiles and bird. Which of the following is a reptile and bird is concerned? Which of the following is a missing link? Archaeopteryx है, ठीक है। Balanoglos एक साथ देख लेते सारा का सारा है कि नहीं। Let's see this. Just wait for a second. There we go. Oh, few times more. ठीक है। हम्म हम्म क्वेश्चन नंबर
कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 का क्या आंसर? 12 का आंसर थर्ड है। हाँ, केवल और केवल आर्किप्टेरिक्स ही मिसिंग लिंक है, ध्यान देना था। चलो ठीक है। Which of the following character of Archaeopteryx is similar to reptiles? Presence of feather on the body, नहीं. Presence of long tail, हाँ. Long tail is a character of Archaeopteryx similar to reptilian character. Which of the following is referred to as first one-toed घोड़ा? तो फर्स्ट वन टोड घोड़ा था भाई प्लायोहिप्पस, याद है मेरे को। एओहिप्पस तो था नॉर्थ अमेरिका में था, कितना छोटा था, 100 सेंटीमीटर, अपने कंधे तक। बाकी एओहिपस का और क्या बात था कि उसका जो हार्ड लिम था और जो उसका फोर लिम था, नहीं, एओहिपस 40 सेंटीमीटर लंबा था। एओहिपस 40 सेंटीमीटर लंबा था, नॉर्थ अमेरिका में मिलता था ईओसीन इपॉक में, इसीलिए नाम एओहिपस है। उसको डॉन घोड़ा भी कहते हैं, हाइरेकोथीरियम भी कहते थे। और उसका टीथ इनकम्प्लीट सीमेंटेड था, मोलर टीथ हैड नो सेरेशन, और लोअर क्राउन मोलर टीथ जो था वो सॉफ्ट लश वेजिटेशन, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि इनकम्प्लीट सीमेंट था और उसका जो सिरेशन नहीं था, ठीक है। और बाकी 40 सेंटीमीटर का घोड़ा था, डॉन घोड़ा, हेरेकोथीरियम, और एओहिपस नाम था क्योंकि एओसीन में था, नॉर्थ अमेरिका में था, 40 सेंटीमीटर था। और जहाँ तक पैर का बात है तो फोरलिम में था, बहुत कॉम्प्लेक्स, 4 कंप्लीट और 1 स्प्लिंट, और हिंडलिम में 3 कंप्लीट और 1 स्प्लिंट, ठीक है। और मीजोहिपस में था 33, वो था 33 करोड़ ईयर्स अगो। मेजोहिपस, मेजोहिपस ये 4 ऑप्शन में नहीं है। वो था इंटरमीडिएट घोड़ा, वो था ओलिगोसीन इपॉक में बना है। मीजोसीन का बात हो रहा है, मीजोहिपस का। वो बना था ओलिगोसीन इपॉक में। 60 सेंटीमीटर हाइट थी उसकी, 4 फीट था, 3 फिंगर 1 स्प्लिंट। और हिंडलिम में था 3 टोज, और मिडल वाला लंबा था। ऊपर में 3 फिंगर 1 स्प्लिट और नीचे में 3 फिंगर था। और मोलर टीथ में कुछ सेलेक्शन था। अब आया मेरी चिप्पस। मेरी चिप्पस थोड़ा काम का दिखने था। इसको कहते थे रूमिनेटिंग घोड़ा। इसका नाम, इसका था 100 सेंटीमीटर हाइट, एकदम शीप जितना, आज के स्मॉल पोनी जितना, सॉरी, शीप जितना मेजोहिपस था, और स्मॉल पोनी जितना था मेरी चिप्पस। चिप्पस मतलब घोड़ा ऐसा लग रहा सुनने में, तो मीजो मायोहिपस में बना था मेरी चिप्पस। और उसका हाइट था, लॉन्गर नेक था, हाइंड लिम्ब था, 3 टो दोनों में था। और मेरी चिप्पस में कोई भी स्प्लिंट नहीं था। मेरी चिप्पस हैड नो स्प्लिंट, पहला घोड़ा विथ नो स्प्लिंट वॉज मेरी चिप्पस। और टीथ वर लॉन्गर सीमेंट और डेवलप्ड सेरेशन था। और अब आता है प्लायोहिपस। प्लायोहिपस मतलब मॉडर्न डे था, और उसमें फर्स्ट 1-2 घोड़ा था प्लायोहिपस, ठीक है। उसमें एक फिंगर था और 2 स्प्लिंट था, तो चारों पैरों में एक एक फिंगर था और 2-2 स्प्लिंट था, प्लायोहिपस। और मेरी चिपस में फिंगर तो था 3 दोनों में, पैर और फीट, हैंड लिम, फोर लिम दोनों में 3-3 फिंगर था मेरी चिपस में। मगर प्लायोहिपस में एक ही फिंगर था, ठीक है। और इक्वस में भी एक ही फिंगर है। इक्वस और प्लायोहिपस का फुट बिल्कुल सेम है। अब आगे चलते, बहुत हो गया घोड़ा घोड़ा। Dinosaur that had 3 horns is called Triceratops. The Malay archipelago is associated with Indonesia. अब अच्छा, Malay archipelago is associated with Indonesia, ध्यान देने का बात है, ये क्वेश्चन है। अब British naturalist who independently proposed a theory of evolution of natural selection apart from the Darwin was अल्फ्रेड वॉलेस। अब ब्रिटिश नेचुरल, अच्छा, अल्फ्रेड वॉलेस और डार्विन दोनों का दोनों ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर नेचुरलिस्ट, ठीक है, दोनों था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कल के क्लास में भी लिखे थे हम, दोनों का नाम देके, इंग्लिश नेचुरलिस्ट दोनों, अल्फ्रेड वॉलेस और चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन अ सी वॉयज ऑन द ट्रिप ऑन द HMS Beagle, HMS Beagle, second option. Fossils of the herbivore dinosaur Brontosaurus are more likely to be found in the abundance in the rocks of herbivore dinosaur Brontosaurus। यार ये शायद था मीजोजोइक में, चलो चेक कर लेते हैं अपन। ब्रोंटोसोरस कहाँ, किस किस में मिला था, किस पत्थर में, पत्थर का नाम बताइए। देखो क्या है लिखा हुआ, ब्रोंटोसोर, मीजोजोइक, हाँ मीजोजोइक में। Mesozoic have the fossils of the great reptiles, dinosaur and the primitive bird. Brontosaurus, हाँ, Brontosaurus और Tyrannosaur सबका Mesozoic era में मिला था, Mesozoic era के पत्थर में। चलो ये भी ठीक है, Mesozoic era में मिला था भाई उसका भी, ठीक है, Mesozoic era में। हाफ लाइफ
ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ आइसोटोप ऑफ दिस 1.3 बिलियन ईयर्स अगो। किसका है? तो ऑब्वियसली भाई इसका K40 है। K40 में है इतना, ठीक है। K40 में 1.3 बिलियन ईयर्स अगो है हाफ लाइफ। और कंपैरिजन एंड ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसमें एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एटमी, refers to the internal structure and function of organization. A diverse range of living organisms is present on the earth. These living organisms are characterized into different groups, kingdoms, phyla, on the basis of their common characteristics. Hence, the study of the characteristics is important to recognize, classify them. But on the other hand, these characteristics are used be used as evidence for evaluation. By comparing morphology and anatomy, we can find similarities as well as differences between the present living and extinct organisms. We have already learned that if two organisms show similarities in the structure or function, they are supposed to be evolved from common ancestors, and with this concept, we can trace the evolutionary relationship among the organisms. For this, let us study the homologous and analogous structure. Homologous the structure in different organisms which have similarity in their anatomy or basic plan, but severe serve different functions are known as homologous structure. The similarity in their anatomy due to the phenomenon of common ancestry. Let us elaborate this with the help of following examples. The pattern or arrangement of bones or forelimbs in whale, bat, cheetah, and human. We know that all of these mentioned organisms are different species of the same class Mammalia. ठीक है? A close look have an anatomy of the finger but not the same. In other structures, all of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges, and whole limbs. But if you think of the formula presented by the forelimbs in these animals, all of them now show clear dissimilarity. Take a man holding the object, cheetah running, whale swimming, bat flying. Function of the forelimbs. ठीक है? We can see that in these animals, same structure having here forelimbs developed from along different directions due to adaptations of different needs. This is called as divergent evolution because origin-wise common structure diverged towards different directions to perform different functions according to the need of the organism. Hence, homologous structure are the result of divergent evolution. Vertebrate hearts and brains. Hearts in various vertebrates, fish, amphibian, reptile, bird, and mammals show similarity in the basic plan, but they have varied degree of specialization according to the habitat in which they live. Energy तो इसको एक बार लिख लो, होमोलोगस ऑर्गन देके नंबर 1 लिख दो और होमोलोगस ऑर्गन लिख दो, ठीक है? बस इतना लिख दो, होमोलोगस ऑर्गन्स। और ना 10 लाइन का मतलब समझ के देखो, 10 एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है? सबसे पहले एग्जाम्पल तो ये लिख दो कि फोरलिम्ब ऑफ, लिख दो फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमन कॉमा बैट कॉमा वेल कॉमा लायन, चीता, चीता सॉरी, चीता है, हाँ। अब लिखो एक और एरो देके वर्टिब्रेट हार्ट्स, ठीक है? वर्टिब्रेट हार्ट्स लिखो और फिर एक और लाइन नीचे लेके देखो वर्टिब्रेट ब्रेन्स। 3 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? चलो अभी वर्टिब्रेट हार्ट देख लेते क्या है। Hearts in various vertebrate fish, amphibian, reptile, bird, and to mammals show similarity in the basic plan, but they have varied degree of specialization according to the habitat in which they live and requires a scale of evolution. Except crocodilians, reptile का ऐसा हार्ट होता है। अच्छा देखो, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, मगर हाँ पूछ सकता है जस्ट इन केस की, मतलब कौन सा वाला किसका है। इंसान का याद ज़रूरी है रखना। सिनोसस, हाँ ये याद रखना कि एम्फीबिया में, पीसीज में और ये रेप्टिलियन में साइनस वेनोसस करके होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। बाकी साइनस वेनोसस बर्ड मैमल में नहीं दिखता उतना, जो भी है याद रखना। Likewise, brains of these vertebrates also show similarity in the basic structure, but अच्छा देखो क्या है कि होमोलोगस मतलब क्या, अलग अलग फंक्शन है ना, मगर देखो ब्रेन तो सबका एक फंक्शन दे रहा है ना? ब्रेन का तो फंक्शन सब में एक ही है, सोचना। यही तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन एग्जांपल है। होमोलोगस में लगता है कि ब्रेन और हार्ट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ होमोलोगस तो अलग अलग होता है, पर हार्ट में तो देखो सबका एक ही है। हार्ट का तो फंक्शन सब में एक ही है, सर्कुलेशन ऑफ द
फ्लूइड इन द बॉडी, है ना, सारे में, मगर फिर भी ये होमोलोगस है, तो ये ध्यान रखना। वर्टिब्रेट हार्ट्स एंड वर्टिब्रेट ब्रेन्स आर होमोलोगस एग्जाम्पल। अब क्या है होमोलोगस प्लांट्स, फॉर्म, हाँ ये देखो, ये भी थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा एरो दे के लिख दो, होमोलोगस ऑर्गन में लिख दो अपना थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, स्पेलिंग देख के, बोगेन गेन विलिया, ठीक है, एंड टेंड्रल ऑफ कुकुबिटा, टेंड्रल ऑफ कुकुबिटा, कुकुबिटा। These plants both are axillary in position and a modification of the axillary buds. अब देखो दोनों में एरो लेके लिखो टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया, और इसमें टेंड्रिल इसमें लिखो कि मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। Example of biochemical or molecular homology. Just now we discussed the structural similarities among the diverse organisms. Now we will move on to the more depth, that is molecular level. For example, proteins found in the blood of man and ape are similar, suggesting their ancestral relationship. Similarly, we can trace the similar genes in the different or unrelated organisms, which points towards the common ancestry or origin. Analogous structures, the structure in different organisms which are not similar anatomically though perform similar functions, ठीक है, उसको कहते हैं analogous. Homomorphologically they may or may not have similar, which means analogous structure may or may not look like alike externally. The property of being homologous structure is called analogy. Analogous structure do not exhibit common origin. Analogy का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ancestry से। अभी देखो क्या है, ऐसा मत कि ऐसे ही छोड़ दो, अभी 5 लाइन और छोड़ो और फिर लिखो पॉइंट टू एनालोगस ऑर्गन्स, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आएगा ना आगे, ठीक है, उसमें जो भी आंसर से बनेगा ना, उसमें एनालोगस ऑर्गन्स और होमोलोगस ऑर्गन्स का लिखते जाएंगे। अब लिखो विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स मतलब इंसेक्ट विंग एंड बर्ड विंग आर वर्टिब्रेट्स द, ठीक है, जो भी है समझ गए ना क्या क्या करना क्या है। चलो, now how the ancestors are related to the evolution. The also example that is same function due to adaptation to the similar need or similar habitat. Yeah, this is called convergent evolution because anatomically dissimilar and otherwise origin-wise different structures converge towards common function. Hence, analogous are a result of convergent evolution. अब second लिख दो, eye of octopus and mammal. कहीं से नहीं मिल रहा है मगर दोनों फंक्शन तो सेम है ना, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ठीक है। नंबर 3 लिखो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। अच्छा हाँ, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल के बाद ब्रैकेट भी लिख देना डिफर इन रेटिनल पोजीशन, डिफर इन रेटिनल पोजीशन, ठीक है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स के बाद लिखो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। फिर लिखो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, दोनों का फंक्शन सेम है फूड स्टोरेज, हालांकि एकदम ही अलग है। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट है, बट पोटैटो इज अंडर स्टेम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर ओरिजिन वाइज वो एक्सट्रीमली डिफरेंट, ठीक है, दिख रहा है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है भाई और वो अंडरग्राउंड रूट है। पोटैटो रूट है, पोटैटो स्टेम है और स्वीट पोटैटो रूट है। शकरकंद रूट होता है ना और पोटैटो स्टेम होता है, तो यही है। और दोनों सेम स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है, तो यही है। फिर आगे अगला अपना एग्जांपल इसी के बारे में, टेंड्रल्स आर मेंट फॉर सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग। देखो टेंड्रल्स आर मेंट फॉर सपोर्ट
and climbing. Leaf tendrils are seen in Pisum while stem tendrils are observed in Passiflora. लिखो लीफ टेंड्रल पाइसम, पाइसम सटिवा वही है, पाइसम एंड स्टेम टेंड्रिल, तो टेंड्रिल ही है दोनों में मगर दोनों एनालोगस है, पैसीफेरा का स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल इन पाइसम। हाँ ठीक है। अब आ गया नंबर 3, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसमें बहुत कुछ है पढ़ना, पर पहले ये इसको एक बार और देख लिया जाए एग्जाम्पल को। विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड हो गया, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल बोथ डिफर इन रेटिनल पोजीशन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, एंड फिर टेंड्रिल ऑफ मेंट फॉर सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग, लीफ टेंड्रिल पाइसम और स्टेम टेंड्रिल पैसीफेरा। स्टेम टेंड्रिल हो गया पैसीफेरा। Vestigial organs, they are believed to be remnants of organs which were complete and functional in their ancestors. The study of vestigial organs offer an evolutionary explanation of such rudimentary vestiges by starting that adaptations to new environment of the organism have made these structures redundant. Such structures are called vestigial organs. The rudiment of reptilian jaw apparatus, the rudiment of hind limbs of python and Greenland whales are some of the example of vestigial organs. देखो सबसे पहले तो इसको अब लिख दो, एनालोगस ऑर्गन में भी छोड़ दो 4-5 लाइन और फिर लिख दो वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अभी जो भी है रेमिनेट वो सब छोड़ो हटाओ और लिखो सीधा रूडिमेंट ऑफ रेप्टिलियन जॉ apparatus, रूडिमेंट ऑफ ये, ठीक है, लिखो ऐसे, द रूडिमेंट ऑफ रेप्टिलियन जॉ apparatus, the rudiment of hind limb of python, rudiment of hind limb मतलब पैर, ऑफ पाइथन, और फिर लिखो ग्रीनलैंड वेल, पाइथन एंड ग्रीनलैंड वेल। आर some example of vestigial organs। अब लिखो इन humans some many vestigial organs surgeons indicate relations of other mammals including the primates. For instance, muscles of the external ear and scalp are rudimentary and non-functional. एक्सटर्नल ईयर एंड स्काल्प का मसल मतलब जो अपना बाल का है ना उसका मसल, उसके नीचे जो अपना खोपड़ी के बीच में, तो उसका मसल और जो अपना एक्सटर्नल ईयर है। तो इसमें लिखो ह्यूमन और फिर डैश देके एक्सटर्नल EXT.ईयर एंड स्काल्प मसल। स्काल्प मसल्स और क्या है भैया, ऑफन नॉन फंक्शनल। ठीक है, अब क्या है, बट दीज आर कॉमन टू मैनी मैमल्स वेयर दे आर फंक्शनल। हाँ, दे रिड्यूस टेल बोन्स। अच्छा, केवल इंसान के लिए बोल रहा है, यही है। द रिड्यूस टेल बोन्स एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द आई, अपेंडिक्स ऑफ सीकम, rudimentary body hair and wisdom teeth are examples of vestigial organs. The reduced tail bones, लाइन छोड़ के नीचे लिखो reduced tail bones के बाद reduced tail bones कॉमा लाइन छोड़ के नीचे nictitating membrane of eye, फिर कॉमा देके नीचे लिखो appendix of caecum। ठीक है, फिर नीचे लिखो rudimentary body hair, rudimentary
बॉडी हेयर, फिर कॉमा देके नीचे लिखो रूडिमेंट्री बॉडी हेयर, कॉमा देके नीचे लिखो विजडम टीथ, और फिर ऐसे सबको लिख रहे हो वेस्टिजियल। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? रिड्यूस टेल बोन, निक्टोटेटिक मेम्ब्रेन ऑफ आई, अपेंडिक्स ऑफ सीकम, सीकम का अपेंडिक्स, रूडिमेंट्री बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट है, रूडिमेंट्री बॉडी है, और अपना विजडम टीथ भी वेस्टिजियल ऑर्गन। द अपेंडिक्स ऑफ मैन इज थॉट टू बी रेमनेंट ऑफ लार्ज सीकम, द स्टोरेज ऑर्गन फॉर सेल्यूलोज डाइजेशन इन हर्बीवोर मैमल्स। अच्छा, हाँ ये डाइजेशन में पढ़े हुए हैं। सिमिलरली नॉन फंक्शन वेस्टिजेस of pelvic girdle in python and porpoise. So, for instance, that snake and porpoise originally evolved from four-footed ancestors. तो देखो पाइथन का ऊपर में भी ग्रीनलैंड ब्लू व्हेल के साथ लिखा हुआ है, पर फिर भी एक एरो देके और नीचे पूरा फिर से लिखो पेल्विक गर्डल, उधर लिखा है हिंड लिम्ना, मतलब वही पेल्विक गर्डल ही हो गया। तो पेल्विक गर्डल इन पाइथन और कॉमा लेके पोर्पोइस, पोर्पोइस लिख दो, ठीक है। और जो ग्रीनलैंड वेल था ऊपर, उधर भी लिख दो पोर्पोइस कहीं से घुसा के। तो पाइथन, पोर्पोइस, और फिर नीचे लिख दो ग्रीनलैंड वेल, ठीक है। तो तीनों का तीनों पैर वाला उसका नहीं चाहिए उसको। अच्छा, निक्टोटेटिक मेम्ब्रेन, ऑरिकुलर मसल ऑफ पिन्ना, थर्ड मोलर यानी विजडम टूथ, बॉडी हेयर इन मेल, ये फालतू है आज के ज़माने में। निपल ऑफ द मेल, हाँ ये तो कॉमन सेंस है। वर्मी फॉर अपेंडिक्स, कॉमन सेंस है। कॉर्डल वर्टिब्रे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन में एक चीज़ और ऐड कर दो, कॉर्डल वर्टिब्रे, ठीक है। कॉर्डल वर्टिब्रे, अच्छा ये तो बहुत सब में होता है ना, कॉर्डल वर्टिब्रे फालतू बहुत सब में होता है। सेगमेंटेड मसल्स ऑफ एब्डोमेन, सेगमेंटेड मसल्स ऑफ एब्डोमेन और ऑरिकुलर मसल ऑफ पिन्ना। तो जो एक्सटर्नल ईयर ऑफ आई करके जो ईयर है ना, कहाँ जो एक्सटर्नल ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर, तो उसके नीचे लिख दो या उसके अगल बगल ऑरिक्यूलर मसल ऑफ पिन्ना, ऑरिक्यूलर मसल ऑफ पिन्ना। अब लगता है कंप्लीट हो गया सब वेस्टिजियल ऑर्गन, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं आगे। कनेक्टिंग लिंक्स का क्या करूँ, बहुत बड़ा यार, बहुत सारे हैं, इतना कम। जस्ट अ सेकेंड, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, दो ही हैं कनेक्टिंग लिंक्स, अबे हट बे, बहुत है। रुक जाओ जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। कनेक्टिंग लिंक्स तो बहुत सारे थे बुक में अपने, ओ मस्ट हैव बीन शिफ्टेड टू लेवल 2 आई गेस। हाँ वही होगा, वही होगा। अच्छा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नंबर डायरेक्ट तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। डार्विन म्यूटेशन थ्योरी सब आसान है, कुछ नहीं है, सब केवल 10-10 फैक्ट है सब पे। हाँ ये भी बहुत आसान है, आज ही पढ़ा हूँ सुबह में। इधर इधर सब आसान है, इधर क्वेश्चन, और फिर अपना हाँ बस लास्ट में प्लांट और ह्यूमन बचेगा। आज तो ख़त्म होगा ये कोई चैप्टर, सोचो ऐसे क्वेश्चन भी कर लूँ लास्ट वाले प्रीवियस ईयर। पहले प्रीवियस ईयर करूँगा और फिर उसके बाद लेवल 1 लेवल 2। लेट्स गो यार। कनेक्टिंग लिंक तो बहुत सारे थे, बहुत कम है, इसमें 2 ही हैं, ऐसा नहीं था। पक्का लेवल 2 में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, खैर जो भी है। लेट्स स्टडी कनेक्टिंग लिंक्स। बहुत फालतू था वो सारा, बात तो ये भी सही है। कनेक्टिंग लिंक्स हालांकि लेवल 2 भी याद करना ही है। The organisms which possess the characteristics of two different groups are called connecting links. Following are the some important examples of connecting links. ठीक है, examples. Now Neopilina, A हो गया, Neopilina. It is a connecting link between Annelida, बस इतना लिख दो, between Annelida mollusca. हाँ ये तो याद है, Neopilina है ना, Annelida and mollusca, between Annelida mollusca, बस इतना लिख दो। अभी क्या है कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच में नेओपिलिना का कनेक्टिंग लिंक है। इट रिजेंबल्स मोलस्क एट प्रेजेंट पोसेस शेल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसको, एनिलिडा एंड मोलस्का है ना, उसके बीच में 2 लाइन लेके एनिलिडा का कैरेक्टर फिर मोलस्का का कैरेक्टर। तो एनिलिडा का लिखो, पहले मोलस्का वाला कैरेक्टर लिखो, लार्ज मस्कुलर फुट, लार्ज मस्कुलर
फुट, और लिख दो अपना शेल मेंटल, मतलब एकदम जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है मोलस्का वाला। और फिर इट इज एनालिडा कैरेक्टर्स और प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गिल्स, सेगमेंटली अरेंज्ड गिल्स, ठीक है, गिल्स, नेफ्रीडिया मसल्स, ट्रोकोफोर लाइक लार्वल स्टेज, ट्रोकोफोर लाइक लार्वल स्टेज, ठीक है। तो ये था नेओपिलिना। नेओपिलिना के बाद है पेरिपेटस। हाँ, ये तो आसान है। तो ट्रोकोफोर था, ट्रोकोफोर लाइक लार्वा स्टेज था, एनिलिडा जैसा मसल था, और नेफ्रीडिया था। हाँ, एनिलिडा में नेफ्रीडिया होता है। और सेगमेंटली अरेंज्ड गिल्स था एनिलिडा की तरह, और मोलस्का की तरह इसके पास मेंटल शेल और फुट था, मस्कुलर फुट। अब है पेरिपेटस। पेरिपेटस में क्या है? आर्थ्रोपॉड है ये। एन आर्थ्रोपॉड लिख दो पेरिपेटस में, एन आर्थ्रोपॉड, और लिख दो फिर बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपॉड, ठीक है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपॉड पोडा। Its arthropod character include hemocoel, a trachea, trachea as respiratory, tubular and tubular heart, ostia with ostia. Trachea as respiratory organs, hemocoel, trachea as respiratory organ and tubular heart with ostia. ट्यूबुलर हार्ट विथ ओस्टिया इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनिलिड आर्थ्रोपोड्स में। एनिलिडियम एनिलिड करेक्टर क्या क्या है? वर्म लाइक बॉडी, वर्म लाइक बॉडी, वर्म लाइक बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ द आईज, आई, लेग, सेगमेंटेड नेफ्रिडिया, सॉफ्ट क्यूटिकल, continuous muscle layers in body wall. Peripatus and arthropod is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Its arthropod characters include hemocoel, trachea। अच्छा, ध्यान रखने का बात है कि Annelida आर्थ्रोपोड में पेरिपेटस, और पिछला वाला जो था नेओपिलिना वो था Annelida मोलस्का में। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बायोजेनेटिक लॉ में। ये आसान है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, embryological evidences slash biogenetic law, ठीक है। biogenetic law, embryological support for evolution was proposed by Ernst Haeckel on the basis of based on the upon the observation of certain features of from embryonic stage common to all vertebrates are absent in adult, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल embryos of all vertebrate include human developed a row of vestigial glands behind the head, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस या फिर बायोजेनेटिक लॉ was given by Ernst Haeckel। बायोजेनेटिक लॉ के एरो में देके लिख दो Ernst Haeckel। बायोजेनेटिक लॉ proposed by Ernst Haeckel, Ernst ERNST Haeckel, ठीक है, Ernst Haeckel।
based upon the observation of certain feature to the, like हाँ और लिख दो embryo of all vertebrate embryos of all vertebrate including human develop a row of vestigial gill slits just behind the head, but it is a functional organ only in fusion not found in other adult vertebrate. But it is functional organ only in fish and not found in any other vertebrate. ठीक है, किसी और vertebrate में नहीं होता. However, this proposal was disproved on careful study performed by Carl. However, this proposal was disproved on the careful study performed by Carl Ernst von Baer. Proposal was disproved. However, लिख दो however वर्ड को भी. however कोमल propose किया था ना, proposed by Ernst Haeckel था. बायोजेनेटिक लॉ. बायोजेनेटिक लॉ कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मतलब सबका जो एम्ब्रियो एकदम एक जैसा दिखता है. however proposition was proved wrong. क्या है however proposal was proved wrong, was disapproved. ठीक है, disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer. He noted that embryos never pass through adult stages of other animals. He noted that never pass through adult stages of embryos never pass through adult stages of other animals. And that embryos never pass through adult stages of other animals. Embryo never pass through adult of other animals. It is observed that a sequence of embryonic development in different vertebrates showing striking similarities. Gill slits and notochord appear in the embryo development of all vertebrates from fish to mammals. The notochord is replaced by vertebral column in all adult vertebrates. Similarly, gills are replaced by lungs in adult and amphibians and mammals. Some similar characteristics in the embryonic development once again reinforce the idea of evolution from common ancestors. Occasionally, organic and embryonic features such as the tail and gill slits persist in adults. Occasionally, embryonic features such as tail and gill slits result in adults. मतलब टेल एंड गिल स्लिट्स कभी कभार ही आता है एडल्ट्स में. तो लिख लो ओकेजनली करके, क्या पता ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि एवरी सिंगल टाइम एब्सोल्युटली एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर सच एज टेल एंड ग्लिटर नेवर अपीयर. ओकेजनली अपीयर करता है. ठीक है, तो इसी को लिख दो ओकेजनली. ठीक है, एम्ब्रियोनिक फीचर्स occasionally embryonic features such as tail and gill slits persist
in adults. Developmental, according to Ernst Haeckel, ontogeny is replication of phylogeny. Ernst Haeckel के हिसाब से ontogeny is the recapitulation of phylogeny. According to Ernst Haeckel, ontogeny recapitulates phylogeny. The view is summarized by his बायोजेनेटिक लॉ. बायोजेनेटिक लॉ कहता ही यही है. बायोजेनेटिक लॉ कहने का मतलब यही कि एम्ब्रियो सबका एक जैसा. और बायोजेनेटिक लॉ का एक और में कहने का मतलब यही है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. ठीक है. ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. ठीक है. Developmental evidence for the evolution is also available from plants. It is observed believed that mosses and ferns are evolved from algae. Protonema of mossa resembles certain algae, green algae. This provides a clue for the evolutionary relationship. Both bryophytes and pteridophytes have ciliated sperms and require water for fertilization. Gymnosperms do not need water for fertilization. But cycads and ginkgo, the primitive gymnosperms, have ciliated horns like pteridophytes. This suggests that gymnosperms have descended from pteridophyte-like ancestors. The occurrence of phylogeny. देखो ये वाला पूरा पैराग्राफ को लिखेंगे हम लोग. ठीक है, ये पता है, पर पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई. मतलब पूरा पैराग्राफ पॉइंट लिखेंगे तो 2 लाइन छोड़ के लिखो. Also in plants, लिखो ऐसे. Generally believed that in लिखो ऐसे. Mosses and ferns evolved from algae. Oh, sorry, more evolved. अरे यार, mosses and ferns are more evolved than algae. ठीक है. Mosses and ferns are more evolved than algae. Protonema of mosses resemble green algae. Protonema of mosses resemble green algae. मतलब mosses and fern ज़्यादा evolved है algae से. हाँ, obviously. Resemble, protonema of mosses resemble green algae. ये भी लिख ही लो. अच्छा, अब देखो क्या लिखना है. और देखो क्या है. This provides a clue for the evolutionary relationship. Both bryophytes and pteridophytes have ciliated sperms and require water for fertilization. Gymnosperms do not need water, but cycles. हाँ देखो ये भी important है. देखो कैसे लिखना है इसको. हाँ लिखो. 2 लाइन छोड़ के प्रोटीनेमा मोसा जो भी है सबके 2 लाइन छोड़ के फिर से लिखो. ब्रायो और टेरिडो. लिखो ब्रायो एंड टेरिडो. ब्रायो एंड टेरिडो. और एरो देके लिखो हैव ciliated sperms. ठीक है. और require and req dot h2o for fertilization. अब लिखो बस इसी पॉइंट में ब्रायो टेरिडो के मतलब ये सब के नीचे जिम्नो डो नॉट रिक्वायर. जिम्नो डोंट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. तो फिर इसी के नीचे लिखो इस लाइन के एकदम पूरा फुल डबल स्टार में, पूरा थोड़ा डार्कर में, और एक स्टार भी दे ही दो. प्रिमिटिव जिम्नो और फिर ब्रैकेट में लिखो गिंको एंड साइकैड्स एंड गिंको.
लिखो साइकैड्स एंड गिंको प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स के बाद साइकैड्स एंड गिंको, गिंको, और फिर बोल लिखो REQ वाटर फॉर, नहीं लिखो लिखो सॉरी हैव ciliated sperm like pterido, ciliated sperm like pterido and bryo, टेरिडो एंड ब्रायो की तरह इसमें भी साइकेड एंड जिंको यानी प्रिमिटिव एंजियस जिम्नो में साइकेड और जिंको जो कि प्रिमिटिव जिम्नो है उसमें भी सिलिएटेड स्पर्म्स होता है, जस्ट लाइक एकदम बैकवर्ड अपना अपना दोनों ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह, ठीक है। This suggests that the gymnosperm have descended from pteridophyte like ancestor। और फिर इस पे पूरा ऐसे लिख करके देखो, indicates that gymno descended from pterido like ancestor। The occurrence of ancestral trait, हाँ अब इसको अलग पेन से लिख दो बढ़िया से। अच्छा तो इसमें भी ये दो एग्जांपल हुआ ना, मॉसेस वाला, मॉसेस एंड फर्न्स आर मोर इवॉल्व देन ये ग्रीन एल्गी, और प्रोटेनेमा ऑफ मॉसेस रिजेंबल ग्रीन एल्गी। दोनों ज़्यादा इवॉल्व है मगर रिसेंबल कर रहा है, ठीक है। और अपना इधर तो आ ही गया, टेरिडो और जिम्नो का, टेरिडो और ब्रायो में सिलिएटेड स्पर्म होता है, जिम्नो में नहीं होता है लेकिन कुछ में होता है, एकदम प्रिमिटिव जिम्नो में। तो मतलब जिम्नो भी टेरिडो टाइप आया है। अभी सबके नीचे लिख दो द अकरेंस ऑफ ancestral traits in embryo is called as palaeogenesis, 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 palaeogenesis। Occurrence of ancestral traits in embryo is called as। सैलमेंडर, चिकन, रैबिट, ह्यूमन का वो एम्ब्रियो दे रखा है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस खत्म। अब अगला पेज में लिखो, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में दो ही तो नाम था, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर जो भी है। हाउएवर प्रपोजल वाज disproved on careful study by कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर। देखो पीछे लिखा हुआ है कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर, साला उसको बोला कि डिसअप्रूव कर दिया, ठीक है। कहाँ गया कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर, अरे साला कहाँ गया, हाँ देखो ये देखो कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर, ये डिसप्रूव कर दिया केयरफुल स्टडी। हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल। मतलब यही बोल रहा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल से गलत है थोड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए, और अर्नस्ट हैकेल और कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर, ठीक है। अब आता है बायोलॉजिकल एविडेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 पे बायोजियोग्राफिकल, पहले फॉसिल था, दूसरा नंबर पे होमोलॉजी एनालॉजी था, तीसरा नंबर पे वेस्टिजियल ऑर्गन था, एक सेकंड, नहीं, हाँ तीसरा नंबर पे वेस्टिजियल ऑर्गन्स था, और अब लास्टली बट नॉट द लीस्ट, पता नहीं वेस्टिजियल ऑर्गन में कहाँ से बायोजेनेटिक लॉ घुसा दिया, कोई लॉजिक नहीं लगा, मगर ठीक है जो भी है। अब आया लास्टली बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, ठीक है। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, the study of patterns of distribution in animals and plants in different parts of earth is called biogeography। लिख दो भाई लिख दो, study of plant and animal in different parts of earth is called as biogeography। Restricted distribution, the parts separated from the mainland have unique flora and fauna। For example, Australia has egg-laying mammals, pouched mammals, deserts of America possess cacti, while those of Africa has euphorbias,
डबल कोकोनट इज रिस्ट्रिक्टेड टू साइचिलस आइलैंड्स। साइचिलस आइलैंड, अरे साइचिलस, यहाँ तो वो पढ़ा था, आकाश का बेटा, सेचलेस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, जो भी है। हाँ, डबल कोकोनट रिस्ट्रिक्टेड टू सेचलेस आइलैंड। The birds in the Galapagos Islands show differences in the bills and feeding habits. The bills of several of these species resemble those of different distinct families of birds on the mainland. All these birds are thought to have evolved from a single common ancestor. ठीक है, तो लिख दो। देखो, restricted distribution। Egg laying mammals, pouched mammals, the pouched mammals that occur only in the restricted distribution may explain in the following. Australia appeared separated from the mainland during the Mesozoic era before the placental mammals evolved. Placental mammals being more adapted eliminated the egg laying and most of the pouched animals in the other parts of the world. अच्छा अच्छा, the egg and pouched mammals of Australia survived as placental mammals could not reach there due to lack of land route. अच्छा, deserts of America possess cacti. Number C. सी लिखो, डिजर्ट ऑफ कैक्टा, डिजर्ट ऑफ अमेरिका, और इज इक्वल टू कैक्टी लिख दो, और लिखो डिजर्ट ऑफ अफ्रीका, यूफोरबियास, यूफोरबियास। फिर लिखो नंबर डी, डबल कोकोनट is restricted to Seychelles Islands. Seychelles Islands, ठीक है, Seychelles Islands। अब आ गया, द बर्ड्स ऑन गैलापागोस आइलैंड शो डिफरेंसेस इन बिल्स एंड फीडिंग हैबिट्स। द बर्ड्स, several of these all these birds are thought to have one single common ancestor। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में ये भी लिखी दो, बर्ड ऑफ गैलापागोस, बर्ड इन गैलापागोस region। Which of the following is not an example of homologous organ? Vertebrate heart and brains. So the vertebrate hearts and brains is not an, मतलब पूछ रहा है not an example of homologous, कौन सा एनालोगस सब पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो गया फोर्थ, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर एनालोगस। डार्विन फ्लिंचेस आर एन एग्जांपल ऑफ बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। अच्छा देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों में सबसे सूटेबल बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस है। हालांकि और भी बहुत सारा रेडिएटिंग का भी हो सकता है, मतलब बहुत सब चीज़ का हो सकता है, पर इधर बायोजियोग्राफिकल एविडेंस होगा आंसर। पालायोन्टोलॉजिकल एविडेंस मतलब नहीं है, एनालॉगस ऑर्गन तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर शेयर ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कॉमन एंसेस्ट्री, तो होमोलोगस ऑर्गन स्ट्रक्चर हो गया। टेंडन पाइसम एंड पर्टिकुलर एग्जांपल। अब देखो भाई, तो ये जो है ना पाइसम एंड पैसिफोरा, पाइसम में होता है लीफ टेंड्रिल, पाइसम में लीफ टेंड्रिल होता है, पाइसम में लीफ टेंड्रिल, और पासीफ्लोरा में स्टेम टेंड्रिल होता है। तो ये एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन है, ठीक है, और एनालॉगस ऑर्गन कॉन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर वेस्टिजियल इन पाइथन बट नॉट इन ह्यूमंस। तो देखो भाई, पाइथन में होता है हिंड लिम्ब,
हिंड लिम्ब पाइथन में वेस्टिजियल होता है। पाइथन, फिर पोर्क्यूपाइन और वो ग्रीनलैंड वेल, पाइथन और पोर्क्यूपाइन है। तो वो तीनों में जो हिंड लिम्ब है, यानी जो अपना पेल्विक गर्डल है, मतलब जो पैर वाला हिप है, तो इसमें वेस्टिजियल है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिंग लिंक, तो भाई कौन सा, तो देखो लैटिमेरिया तो अपना मतलब और फिर न्योपिलीना है और फिर ल्यूमिलस है और फिर पेरिपेटस है। तो देखो अपना देख लेते हैं इसका आंसर, एक सेकेंड। वैसे पेरिपेटस तो है, न्योपिलीना भी है, न्योपिलीना और पेरिपेटस तो है, बाकी बचा लैटिमेरिया और ल्यूमुलस। तो लैटिमेरिया और ल्यूमुलस में चेक करते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर विच इज दिस 26, कौन सा कनेक्टिंग लिंक नहीं है। आई थिंक ल्यूमुलस भी कनेक्टिंग लिंक है, ल्यूमुलस इज अ कनेक्टिंग लिंक। क्वेश्चन नंबर 26, लेट्स सी आंसर क्या दे रखा है। 26 का आंसर नंबर 4 है, ल्यूमुलस। अच्छा, ल्यूमुलस कनेक्टिंग लिंक नहीं है, ओके। तो कनेक्टिंग लिंक में एक और एग्जांपल लिखिए दो, लैटिमेरिया। कनेक्टिंग लिंक में सी डाल दो, लैटिमेरिया। तो नेओपिलीना है बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। नेओपिलीना, पिलीना है ना, पिल, तो पिल से याद रख सकते हैं अपना मोलस्का वाला फीचर, और एनालिडा और मोलस्का हो गया। बाकी पेरीपेटस भी एनालिडा और आर्थ्रोपोड का है। और ये तीसरा आ गया लैटिमेरिया। लैटिमेरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक। और लिमिलस एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं लैटिमेरिया किसके बीच में है। लैटिमेरिया, लैटिमेरिया इज रेयर टू सिलोकांथ एंड इंडोनेशिया सिलोकांथ। अच्छा, कुछ तो है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन होगा। बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, बायोजेनेटिक लॉ कौन दिया था, अपना अर्नस्ट हैकल बाबू दिए थे। और उसको हटाया कौन था, वॉन चॉन पोन बेयर जो भी है, क्या नाम था उसका, वॉन अर्नस्ट बियर, वॉन अर्नस्ट बियर, ठीक है। वॉन अर्नस्ट हैक अर्नस्ट बियर, वॉन अर्नस्ट वॉन बियर, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर, वो उसको किया था। खैर बायोजेनेटिक लॉ अर्नस्ट हैकल है भाई। ऑन्टोजेनी इज डिफाइंड, अर्नस्ट हैकल था इसका आंसर, ठीक है। ऑन्टोजेनी इज डिफाइंड एज, ontogeny is defined as ontogeny recapitulates phylogeny। तो इसका क्या है, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब एडल्ट का शरीर, ठीक है। और ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी मतलब उसको रिकैपिचुलेट कर रहा है। ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को रिकैपिचुलेट करता है, मतलब ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनी क्या है, एम्ब्रियो ऑब्वियसली, ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्लीट द एनालॉजी। अच्छा, इस टू डबल इस टू और फिर इस टू। डिजर्ट ऑफ अमेरिका कैक्टाई, डिजर्ट ऑफ अफ्रीका यूफोर्बियास, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ अपना रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या था, एग लेइंग मैमल जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पाउच्ड मैमल्स वो भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डबल कोकोनट जो कि सेचलेस, जहाँ पे पढ़ने गया था वो इंस्टीट्यूट जो भी है, सेचलेस आइलैंड अमेरिका में है, जहाँ वो पढ़ने गया था, क्या नाम है, आकाश, अच्छा जो भी है। डिजर्ट ऑफ अमेरिका में कैक्टाई मिलता है, डिजर्ट ऑफ अफ्रीका में यूफोर्बियाज मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना, यूफोर्बियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा देखो, चारों एग्जांपल हम लोग पढ़े ना। एगलिंग मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, पॉज्ड मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, डबल कोकोनट सेचिलेशन में मिलता है, और फिर क्या है, आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स नहीं होता, वो रिस्ट्रिक्टेड एग्जाम्पल जो नहीं है, वो है अपना वही कनेक्टिंग लिंक जो है अपना उसका मिसिंग लिंक जो है, आर्क्योप्टेरिक्स जो है, आर्क्योप्टेरिक्स कनेक्ट मिसिंग लिंक जो है। अच्छा एक और बात, आर्क्योप्टेरिक्स मिसिंग लिंक तो है, साथ ही साथ मिसिंग लिंक को ट्रांजिशनल फॉर्म कहते हैं, ट्रांजिशनल फॉर्म्स, पिछले क्लास में ट्रांजिशनल फॉर्म्स भी कहा गया इसको। अच्छा हाँ, और ये तीनों ऑप्शन सही है, बस सेचलेस वाला, डबल कोकोनट और ये डिजर्ट वाला मेरे का ये चौथा। अच्छा अब आया गया आर्टिफिशियल एविडेंस एज एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, मतलब इसको बस ले लिए, हाँ भाई ये भी इवोल्यूशन का एक एविडेंस मान सकते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इंसान जो बना है नए नए ब्रीड इतना जल्दी जल्दी 100 साल में, पिछला 100 साल में जितना भी बना है सब वो है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो तो यही है, सेलेक्ट कर करके नया नया ब्रीड बन गया धीरे धीरे। जनरेशन ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग
काऊ, सीप, और हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो भी है मतलब वही है कॉमन सेंस। और जनरेशन ऑफ वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, केल, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा फ्रॉम द वाइल्ड मस्टर्ड, ये सब का नाम याद रखना, कोहलराबी, केल, रेड कैबेज कैबेज और ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। रॉक पिजन भी बन गया, पॉटर, जैकोबिन, फैंटेल। तो ज़रूरी तो नहीं है मगर बस ऐसे ही लिख लो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में 2 पॉइंट। पहला एरो देके लिखो, वाइल्ड मस्टर्ड, मस्टर्ड है ठीक है, और मस्टर्ड से गोभी बना दिया, समझ रहे हो। वाइल्ड मस्टर्ड, एरो देके लिखो केल, फिर लिखो रेड कैबेज कैबेज, दो में लिखो रेड कैबेज, फिर लिखो कैबेज, ठीक है। फिर लिखो कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर के बाद लिखो ब्रोकली, ब्रोकली के बाद लिखो कोहराबी, कोहराबी, ठीक है। तो कैबेज, रेड कैबेज, केल याद रख लो, और कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और कोहराबी। अब लिखो अगला पॉइंट, रॉक पिजन, रॉक पिजन के बाद 3 और लेके लिखो, पाउटर, जैकोबिन, फैंटेल, पाउटर, जैकोबिन और फिर लिखो फैंटेल, ठीक है। एंसेस्ट्री ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स कन्वर्टेड टू वाइल्ड लॉक पिजन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कारण हुआ। रॉक पिजन के बाद फिर पाउटर, जैकोबिन, फैंटेल। जैकोबिन हो गया, ये पाउटर हो गया, और ये फैंटेल हो गया। क्या पता इमेज देके पूछ दे क्या कौन सा है। अच्छा मैन, अच्छा रुक, लेट मी जस्ट मैग्निफाइड। हाँ, मैन डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड देन selectively bred them for traits or groups traits desired by him in various fields. Like in agriculture, he bred cow, buffalo, etc. to increase yield and quality of milk. In horticulture, he bred various crops to improve yield, nutritional value, and for sport he bred better breeds of foals, bulls, and horses for cock founting, fighting, bull race, and horse race respectively. मतलब गेम स्पोर्ट्स जैसे मुर्गा फाइट, बुल रेस जो होता है और हॉर्स रेस जो होता है वो सब के लिए। और फिर सिक्योरिटी पर्पस के कुत्ता को बनाया है, कुत्ता, कैमल, डॉग। अच्छा हाँ, कैमल लोग को भी किया गया। हाँ, मुजाफिर लोग राजस्थान वाला। इट इज़ आर्ग्यूड दैट इफ विद इन hundreds of years man could create new breeds, then could not nature have done the same over million of years, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एज द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ये बहुत ईजी है। डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलेस, डार्विन एंड वेल्फ्रेड दोनों अंग्रेजी था। चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलेस, both were English, both were Britishers, and both were naturalists. नेचुरलिस्ट था दोनों, डार्विन और वेलेस, डार्विन वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस, चार्ल्स डार्विन। डिस्कस नेचर एंड डार्विन का तो मतलब ही था सेक्स, सेक्स और सेक्स, खाली मतलब नेचुरल सिलेक्शन से मतलब सेक्स ही था उसका और कुछ नहीं। An interesting example of natural selection comes from the industrial melanism. Industrial melanism. Before 1900, white moths were more than number than the dark one melanism. But after industrial, that is in the 1920s, the condition was reversed. It was seen in the post-industrial period the number of dark-winged moths increased much more than the white-winged moths in the same area of England. What could there be the reason for this phenomenon? This could have been explained as follows. The moth rest on tree trunks. Before industrialization, there was no air pollution. The tree trunks were lighter in color as no deposition of smoke and soot took place on the tree trunk. Also, there was a thick growth of almost white-colored lichen on the tree trunks. Under this condition, it was difficult for a predator bird to spot or find white wing moth. तो मतलब पहले white के लिए support था, but after industrialization set in, क्योंकि पहले लाइकन था, तो लाइकन वाइट कलर का था और मतलब समझ लो ना, वाइट कलर लाइकन था तो वाइट और वाइट बच जाता था वाइट। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, pollution increased and the tree trunks became darker in the color, first due to smoke and spot deposition and secondly due to absence of lichen on the trees. तो ये भी पूछ सकता है लाइकन का क्या रोल है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं मगर है, थोड़ा सा है। हाँ, smoke has SO2 that eradicated the lichen, so the dark brown color of the bark was exposed. As a result, the white-winged moths could not camouflage themselves, that is, hid under the background, and were predated by the birds. This resulted in decrease in the number of white-winged moths. This was further supported by the fact that in the rural areas, the count of melanic, yani dark-winged moth was low, and of white-winged was more, as industrial did not occur in these areas.
तो मतलब जो देहात था वहाँ अभी भी वाइट ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर देहात में लाइकन वाले पेड़ यानी वाइट वाले पेड़ अभी भी ज़्यादा थे, कंट्री साइड मतलब देहात साइड, ठीक है। Hence, this all explains that in the mixed population having different variants, types of moths, those that can better adapt will survive and will produce more offsprings, or we can say that they will be naturally selected. Natural selection brings evolution, but remember, no variant is completely wiped out. कोई भी पूरा variant पूरा completely wipe out नहीं होता है. But remember, no variant is completely wiped out. नेचुरल सिलेक्शन ब्रिंग्स इवोल्यूशन, समझे। पर कोई भी पूरा पूरी नहीं होता वाइप आउट नेचुरल सिलेक्शन के कारण, मतलब। अच्छा, इसको लिख लेते हो नेचुरल सिलेक्शन का, ऐसे लिखो उसको, देखो नेचुरल सिलेक्शन खूब बड़ा हेडिंग लिखो, फिर लिखो नंबर 1 इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन, इंडस्ट्रियल लिखो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म लिखो। इंडस्ट्रियल बिफोर इमर्जन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1850s, वाइट विंग्ड लिखो, 1850s वाइट विंग्ड, जो भी है वाइट लिखो, वाइट विंग मॉथ, वाइट विंग्ड मॉथ, और अप साइन दे दो, दो को, इंक्रीज, ठीक है। और फिर लिखो प्रेडेटर था बर्ड, ये भी लिख दो, क्या पता पूछ दो क्या था प्रेडेटर, प्रेडेटर बर्ड था दोनों का, ठीक है ना। और फिर लिखो 1920s में लिख दो वाइट डार्क विंग्ड मॉथ मोर। और अब लिख दो नीचे एरो देके एक और की जो है सो सूट कॉमा SO2, और फिर लिखो डार्क ट्री, और लिखो वाइट लाइकन ऑन ट्री डाई सो ब्लैक, ठीक है, बस इतना लिख दो और ख़त्म। अब चलो आगे, और हाँ ये लास्ट वाला लाइन दो, बट रिमेंबर नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वर्कड आउट, ये कह रहे हो देखो, लिख दो बट रिमेंबर। अच्छा हाँ लिखो नेचुरल सिलेक्शन brings evolution, but remember no variant is completely wiped out. एंटीबायोटिक्स और ड्रग रेजिस्टेंस, सेकेंड नंबर पे ऐसे सेकेंड डाल के छोड़ दो। एंटीबायोटिक्स और ड्रग रेजिस्टेंस, वी कंटिन्यू ड्रग्स एंड माइक्रोब्स with course of time some microbes develop resistance against these drugs by bringing changes or modification in their structure. Those which became resistant survived, hence were selected by nature. Thus developing drug resistance by microbes is also an example of natural selection. Moreover, this kind of natural selection took place in a small period of time, that is months or years and not centuries. हाँ ये difficult part है। सेकंड लिख दो एंटीबायोटिक्स स्लैश ड्रग्स रेजिस्टेंस लिख दो। ड्रग रेजिस्टेंस बस इतना ही लिख के छोड़ दो, एंटीबायोटिक्स और ड्रग रेजिस्टेंस बस इतना ही लिख के छोड़ दो, और लिखो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसमें लिख दो developed in the wild, similarly herbicide and pesticide resistance developed in the weeds and pests respectively after prolonged use of this was an example on how to support the process of evolution, ठीक है। All above mentioned examples in industrial mechanism drug resistance are used due to involvement and actions of the man, and that is why these are described as evolution, as examples of evolution by anthropogenic action, evolution by anthropogenic action।
All the above evidences और एग्जाम्पल्स आर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट एक्शन ऑफ मैन. अभी लिखो तीनों को लिखो, ऐसे लिख दो एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है. All the above mentioned are such as the evolution stochastic process which is based on many probabilities. It is based on chance events and लिख दो. All the above evidences also such as that anthropogenic and लिख दो evolution is stochastic. कहते हैं इसको stochastic. ठीक है. Evolution is a stochastic process. सही है. Which is based on many probabilities. It is based on chance event in nature and chance mutation in organism. Chance event in nature like the based on many event based on many events. और फिर लिखो एरो देके लिख दो based on chance event based on chance events on in nature. Chance event in nature and chance mutation in organism. अगर नेचर में कुछ हो गया तो और ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हो गया तो. And we can see in example of moths, the survival of moths is dependent on the population created by pollution created by generation would have occurred. The other would have been which would have determined survival of moths. Hence, many probabilities are there for every phenomenon in the nature, and evolution cannot be seen as a direct process in the light of determinism. ठीक है. डिटर्मिनिज्म के फैक्टर में एवोल्यूशन को एज अ डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कह सकते. ठीक है. Fossilization occur when animals are natural process start first. Seventh, why can artificial selection be taken as evidence of evolution? Artificial selection evidence of evolution कैसे है? Artificial selection. A man has bred number of organisms reside in nature over a period of millions of years. And they are characterized by fertilization. Excellent. Let me just drink your water. What evidence supports the hypothesis that the whales evolved from land-dwelling mammals? देखो बहुत सिंपल है. वेल कैसे जमीन वाले पैर से गया? क्योंकि उसके पास पेल्विक गर्दन फालतू होती है. वेल, ग्रीनलैंड वेल, पाइथन और पोरपुरा. ठीक है. इन तीनों के पास एविडेंस है कि लैंड डोलिंग से तीनों बना था. क्यों? क्योंकि तीनों के पास पेल्विक गर्दन फालतू का होता है बट वो वही होता है. ठीक है, फालतू होता है. The statement is given as true or false. If false, क्यों? The match between many flowers and their pollinators is an example of artificial selection. The match between many flowers and their pollinators is an example of artificial selection. भाई मुझे false लगता है. 14 ट्राइब्स का 14 है क्वेश्चन नंबर. लेट्स सी आंसर में क्या दे रखा. फॉल्स. इट इज एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन. हाँ ठीक है, ये यहाँ से लिख लेते हैं इसको अपन. चलो इसको लिख लिया जाए भाई. द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स. वाई? एग्जांपल ऑफ को एवोल्यूशन है. ठीक है. मैच बिटवीन फ्लावर्स एंड देयर. लिख लो इसको. अरे मेरी पेन कहाँ गई? हाँ मिल गई. गॉट इट. स्टार मार्क देख लिख दो. The match between many flowers and
their pollinators is an example of co-evolution. ठीक है, हो गया नंबर। आ गया 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? फॉसिल्स आर डेटेड बाय the amount of radioactive carbon isotope in them. Analogous structures are similar in origin or similar in function. Analogous structures are similar in anatomy, function, or similar in origin. Second. Analogous structures are similar in function. Yes, similar in function. The post-industrial period in England. Melanized moths were in the post-industrial, मतलब 1950s की बात हो रही है। Melanized moths were more in number than the white-winged moths. ठीक है। Divergent evolution can be seen in divergent homologous स्ट्रक्चर में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन? ये अब सब थ्योरी टाइप्स हैं, आसान है। द प्रोसेस ऑफ evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitats is known as adaptive radiation, or the when because of the competition for food and living space or a single ancestral species evolves into different species where forms which occupy different habitats of areas it is called adaptive radiation. Adaptive radiation is amplified by the following examples. Darwin flinches. Darwin studied the flora and fauna of the Galapagos Island chain of islands in the west coast of South America. गैलापेगोस अलग जगह है और आर्कीपेलेगो अलग जगह है, और वो क्या कहते हैं उसको, मलय आर्कीपेलेगो, वो अलग जगह और गैलापेगोस अलग जगह है। डार्विन ये किया था, और वो किया था अगस्त, नहीं वो किया था वो, ठीक है, डार्विन का दोस्त अपना, ठीक है, डार्विन फ्लिंचेस। डार्विन स्टडीड, इसके दोस्त का नाम क्या था? डार्विन था और एक और डार्विन था और फ्लेमिंग था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में क्या था नाम? डार्विन था और डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस, हाँ सॉरी अल्फ्रेड वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन। अल्फ्रेड वेलेस वहाँ किया था, सही है, अल्फ्रेड वेलेस उधर किया था मलय आर्कीपेलेगो में। डार्विन फ्लोरा फौना फाउंड द रिवर्स बिल। अच्छा देखो, साउथ अमेरिका लिख दो, बस इतना लिख दो, एग्जाम्पल भी तो लिखना है ना। अडेप्टिव रेडिएशन का हेडिंग देख लिख दो, खाली अडेप्टिव रेडिएशन लिख दो। अडेप्टिव रेडिएशन लिख लिए? हाँ लिख लिए। और अडेप्टिव रेडिएशन के बाद लिख दो नंबर 1 पे लिख दो डार्विन फ्लिंचेस, और फिर लिख दो गैलापागोस, गालापागोस, गालापागोस आइलैंड, और फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। में लिखो सीड ईटिंग ओरिजिनल, और फिर ऐसे ही लिख दो इसके लेके एरो देके इंसेक्ट कॉमा फ्रूट कॉमा कैक्टस। बस अब छोड़ दो और हटाओ और आगे बढ़ो। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, द वाइड रेंज ऑफ Australia also support the formation of adaptive radiation. We can see in the figure that a number of marsupials, each different from the other, like koala, kangaroo, wombat, originated from the ancestral mother all in the same island. We can see that all world is different from the morphology. Other features are different from matter. ठीक है, नंबर 2 लिख दो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, और फिर नंबर 3 पे लिख दो प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स में जाके लिख दो
Not only marsupial mammals but placental mammals also underwent adaptive radiation and developed into different varieties. अब लिख दो convergent evolution, जस्ट इसी placental mammals के नीचे, हाँ जो भी है लिख दो convergent evolution, और फिर लिख दो बस सेम इकोलॉजिकली नेचर्स, लिख दो एरो देगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बाद में लिख दो सिमिलर इकोलॉजिकल नीचेस नाइक्स जो भी है। अब लिख दो सबका नाम मोल मार्सुपियल एम डॉट मोल, ठीक है मार्सुपियल मोल, ठीक है। फिर लिखो एंट ईटर, एंट ईटर का हो गया नूमबैट, एंट ईटर का हो गया नूमबैट, एंट ईटर नूमबैट। फिर लिखो माउस मार्सुपियल माउस, ठीक है। फिर लिखो लेमुर, फिर लिखो स्पॉटेड कस्कस, लेमुर का हो गया स्पॉटेड कस्कस। फिर आ गया फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल। फिर लिखो फ्लाइंग फैलेंजर, फ्लाइंग फैलेंजर। फिर लिखो बॉबकैट और तास्मेनियन टाइगर, तास्मेनियन वुल्फ। फिर लिखो बॉबकैट और तास्मेनियन टाइगर कैट, बॉबकैट और लिखो तास्मेनियन टाइगर कैट, बॉबकैट तास्मेनियन टाइगर कैट। और लास्टली वुल्फ का तास्मानियन वुल्फ, वुल्फ का तास्मेनियन वुल्फ, बॉबकैट का तास्मेनियन टाइगर कैट। अब लिख दो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा नहीं, बस कुछ नाम वाम थोड़ा जगह दी, सबका काम लिख देना। बायोलॉजिकल evolution, biological evolution is defined as genetic change in a population and is inherited over several generations. Genetic change in a population that is inherited over several generations. Till now we discussed about the concept of evolution and different evidences like fossil, homologous structure, artificial and natural selection, etc. Now we will be dealing with the theories of evolution put forward by various biologists. सबसे पहला नंबर 1, Lamarck theory of evolution. Lamarck's theory of evolution. Lamarck's theory of evolution. His theory is often called as theory of acquired characters or theory of use and disuse of organ. Theory of acquired characters or theory slash use disuse theory. Use disuse theory. The first attempt to explain the origin of species and their adaptation was done by Jean-Baptiste de Lamarck, French था. According to this theory, organisms undergo changes to adapt themselves surroundings to the environment. The changes acquired by organisms during their life are passed on to next generation. He took the example of long jumper who continuously struck their neck to reach the vegetation on tall trees. They also acquired the change was passed was to the next generation. Lamarck and his theory in the form of 4 postulates. तो यही देखो लिखो Lamarck theory के नीचे लिखो 4 postulates, ठीक है। और फिर एरो देख के नीचे लिखो नंबर 1, या एक एरो देख के लिख दो इंटरनल फोर्सेस tend to increase size of body. Internal forces tend to increase size of body. Internal forces tend to increase size of body. Formation of new organs is the result
is the result formation नया organs is the result of the need or want continuously felt by organisms, that is doctrine of appetency appetency और desires. ठीक है. नंबर 3, development and power of action of an organism is directly proportional to its use. Directly proportional to its use. तो देखो ये तो पता है. नंबर 3 तो पता ही हो गया. नंबर 4 क्या है? All changes acquired by the organism during its life are transmitted to the offspring by the process of inheritance. तो नंबर 4 और नंबर 3 तो पता ही हो गया अपने को. नंबर 4 और नंबर 3 कोई बड़ा बात नहीं है. नंबर 4 है कि मतलब all acquired characters during its life are transmitted to offspring. तो देखो तीसरा चौथा गेस करना तो कोई बड़ा बात नहीं है क्योंकि लामार्क का थ्योरी यही है. पहला इंटरनल फोर्सेस टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द बॉडी, ये गलत है. और दूसरा मतलब सही है, चारों सही है. चारों मतलब लामार्क का पोस्टुलेट था. पहला और दूसरा कैसे याद रखें? इंटरनल फोर्सेस टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है. और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स इज द रिजल्ट ऑफ need or want continuously felt by organs, that is doctrine of appetency or desires. Lamarck's theory was refuted by August Weismann. नोट करके लिख दो. Lamarck's theory was refuted. ये पूछ कटा था 22 जनरेशन तक. ठीक है. refuted by August Weismann, who gave August Weismann gave, दूसरा पेन से लिख लेना, theory of germ plasm. Theory of germ plasm. He cut the tail of born mice. He cut the tail of born mice generation after. He cut mice और ब्रैकेट में लिखो बाय जनरेशन, यही लिखो बस. ठीक है. हाँ सही है. बाय जनरेशन but could not get tailless mice nor the mice developed shorter tails. He suggests that evolution of life forms has occurred, but the driving force, according to him, was use and disuse of organs. He use of the organ used to strengthen and disuse or leads to weakening of that organ. He gave example of giraffe and explained that the ancestors of giraffe were bearing a small neck and 4 limbs, but in an attempt to eat yani forest the leaves of tall trees, they had to stretch their necks. Lamarck proposed that this acquired character, that is stretching of the neck, was passed on to the Argentine longness. Nobody believes the conjecture anymore. चलो अच्छा है. सेकंड है डार्विनिज्म या फिर डार्विन्स थ्योरी. इसमें नोवेल्टी थी, इसमें कुछ नया था, इसमें कुछ क्रिस्पी था. ये ट्रेंड बन गया, वायरल हो गया सारा उस टाइम. तो डार्विन थ्योरी और डार्विनिज्म
हेडिंग दे दो। द मेन कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी इज द नेचुरल सिलेक्शन, मेनली नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन है बस। ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी आफ्टर लमार्क्स थ्योरी। इट इज़ पॉसिबल दैट द, हाँ ये देखो, इन्फ्लुएंस्ड बाय, लिख दो इन्फ्लुएंस्ड, डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय, डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस माल्थस, बाय थॉमस, नाम को थोड़ा हरा हरा पिंक में लिखो, लाल हरा, थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस से प्रपोज किया था, ठीक है। एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, थॉमस माल्थस का कोई लेना देना था नहीं बायो से, वो इकोनॉमिस्ट थे। डार्विन भी अंग्रेज, ठीक है, लमार्क जी फ्रेंच, और थॉमस माल्थस भी अंग्रेज। डार्विन का फ्रेंच इंग्लिश था, और एक और कौन सा इंग्लिश था, एल्फ्रेड वेलेस नहीं था, वो था जो मलय आर्किपेलागो में पढ़ा था, और उसका नाम क्या था, जिसका नाम था ए से, मतलब ए से उसका सेकंड नेम आता है। डार्विन था, और एक और कौन था ब्रिटिशर, डार्विन था ब्रिटिशर, एल्फ्रेड वेलेस था, एल्फ्रेड वेलेस, ए वेलेस, ठीक है, ए वेलेस पढ़ा था वहाँ पर, क्या कहते हैं, मलय आर्किपेलागो। अच्छा, पॉपुलेशन साइलेंट फिशर माल्थुसियन और every about number exponential where if every one of that maximally, however means of subsistence grow as arithmetic progressions। हाँ ये लिख दो बस इसका, दोनों दो पॉइंट लिख दो कि मतलब बस यही लिख दो कि inherent capacity increase in number exponentially, inherent capacity increase in number increase exponentially, बस इतना लिखो, number increase exponentially, ठीक है। और इधर लिखो means of subsistence, grow by arithmetic progression, AP, ठीक है। दिस फैक्ट दैट नेचर disease, flood, natural social life forest is limited in nature and there is rotation badly affect the size of population remains the seasonal fluctuation। हाँ देखो, बोल रहा है population remain nearly stable size so during some seasonal fluctuations, but the fact that is even after full probabilities of population grow exponentially, they do not grow so the population sizes in reality are limited। पॉपुलेशन साइजेस इन रियलिटी, एक सेकंड मम्मी बुला रही है, आऊँगा थोड़ी देर में।